हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लव आईएएस एकेडमी। दोस्तों, पल्लव आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अभिषेक यादव जी से, जिन्होंने यूपीएससी में काफी अच्छी रैंक प्राप्त की है। कितनी रैंक है आपकी? 530। इनकी रैंक 532 है, और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपीएससी पास करना एक अपने आप में बहुत बड़ा ड्रीम है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी सफलता का राज क्या रहा। और सबसे पहले इन्हें पल्लव आईएएस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, और आप एक शानदार अधिकारी बने। आइए सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि इन्होंने पूरी तैयारी किस तरीके से की। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है यूपीएससी में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऐसे ऑप्शनल लगभग हम हर चीज की बात करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा बताइए कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की, और उसके बारे में हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड करेंगे। जी, देखिए प्रीलिम्स थोड़ा ट्रिकी फेज हो सकता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सिलेबस ओरिएंटेड हो और पीवाईक्यू ओरिएंटेड। आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट है उसके पीवाईक्यू आप देखें, जिससे कि आपको ये एहसास होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। अब हम जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो लगभग ये तय होता है कि जो मेन सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, यहाँ से आपको अच्छे नंबर में क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये करना है, जो स्टैटिक पोर्शन है, ये जो मैंने सब्जेक्ट बोले हैं, आपकी इनका कमांड होनी चाहिए। जैसे ज्योग्राफी है तो यहाँ पर कोई कोर स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप वहां पर गलती कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर समस्या है। अगर कोई करंट का क्वेश्चन आ रहा है, उसकी आपको जानकारी नहीं है, तो एक बात को समझा सकता है कि ठीक है करंट है, आपने नहीं देखा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी किताब से आ रही है, जैसे हम पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत जी की किताब है जो जनरली लोग काफी पढ़ते हैं, तो आपको ये देखना है कि वहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर गलत हो रही है तो फिर वो आपकी गलतियां नहीं, रिवीजन की समस्या है। और ये आप देख सकते हैं पीवाईक्यू से, ये आप देख सकते हैं जो टेस्ट आपको मिल रहा है अपने अकेडमी में और जो आपको लगा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है जो किताब से वो ठीक होने चाहिए। तो मेरा हफ्ते मैंने ये दूसरा टैप था, मेरा दूसरा इंटरव्यू था, पहला सिलेक्शन था। तो सबसे मेरा ये फोकस रहा है जो स्टैटिक का मेरी कमांड को, अगर वहां से चीजें आ रही है मैं हमेशा उन्हें ठीक करूँ। तो सबसे पहले आपने अभी जी जनरल स्टडीज की स्टडी बताई। अब आप थोड़ा सीसैट को लेकर बताइए कि हर साल जो बच्चे सीसैट में फेल हो जाते हैं, मैं कई ऐसे स्टूडेंटों को जानता हूं जो पहले सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन रैंक लोअर आने की वजह से दोबारा फिर उन्होंने पेपर दिया, और लास्ट में वो सीसैट के पेपर में फेल हो गए। तो आप थोड़ा सीसैट को लेकर स्टूडेंटों को थोड़ा गाइड करें कि सीसैट के पेपर पे कैसे काम करना है, वो थोड़ा बताइए। जी, सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आपकी जीएस की इतनी मेहनत हो वो बेकार हो सकती है अगर आप सीसेट के पेपर में फंबल कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, कुछ दोस्त थे जिनके जीएस की कट ऑफ क्लियर थी पर सीसेट में 67 मार्क्स से कम होने की वजह से वो मेंस में नहीं बैठ पाए। तो देखिए, जब आप सीसेट की तैयारी करते हैं सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन हैं कौन सी एरिया सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे अगर हम मैथ की बात करें तो वहाँ पे नंबर सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, उसमें हर साल ठीक ठाक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। आपको जो भी पीवाईक्यू है वो सारे लगाने हैं। बहुत से क्वेश्चन सीधे रिपीट होते हैं। इस बार के सीसेट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे थे, अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर लगा के गए हैं तो आप मैनेज कर लेंगे उन्हें। और आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे हमेशा होल्ड रखनी है सीसेट में भी, चाहे आपका इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, और दूसरे को छोड़ के नहीं जाना है। पहले क्या होता था, काफ़ी सारे लोग एक छोड़ देते, बोलते मैथ के बेसिस हो जाएगा, अब वो नहीं है। तो आप धीरे धीरे साथ में पढ़ते रहें जीएस के, और स्पेशली दिसंबर के बाद तो हर इंसान को थोड़ी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। क्या होता है कि छोड़ देते हैं, बोलते हैं लास्ट में 1 महीने में हम देखेंगे, और वहाँ पर फिर वो हो नहीं पाता है, क्योंकि उसमें फोमो इतना होता है जीएस का कि अगर मैं सीसेट कर रहा हूँ और लोग जीएस कर रहे हैं तो ये लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, फिर से मैं जीएस की तरफ शिफ्ट कर जाऊँगा। तो साथ में आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाएं, प्रैक्टिस करते रहें। दिन में आप हार्डली 1 घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए और लगातार दीजिए। आपको पता है कि करंट अफेयर्स में पिछले कुछ लंबे समय से लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है जी। और बच्चे करंट अफेयर्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी लास्ट में जो है करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए वो उसको टैकल नहीं कर पाए। तो आप थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए कि आपने किस तरीके से करंट अफेयर्स तैयार किया, और उस पर। जी, करंट अफेयर कम से कम 18-20 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। जी सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि स्टैटिक से करंट लिंक हो, जी क्योंकि करंट कभी आइसोलेशन में नहीं आएगा। जी अगर कोई न्यूज़ चल रही है, ऐसे अगर जैसे जोशीमठ की जो समस्या थी कि जो लैंड सब्सिडेंस हो रहा था, तो अगर ज्योग्राफी से कोई लिंक होकर चीज़ आएगी तो आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस यहाँ पर हैं। इस तरीके से अगर बहुत से लोग अखबार पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए, जैसे कुछ लोग द हिंदू पढ़ते हैं, कुछ लोग इंडिया एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो आप वो रहें तो आप अप टू डेट रहेंगे। और बहुत बार क्या होता है कि आप जो जनरल न्यूज़ पढ़ के निकल जाते हैं, एग्जाम में वो काफ़ी हेल्प करती है कि मैंने वहाँ पे पढ़ा था और इस तरीके से।
और बाद में लोग जो 365 करके बहुत सी कोचिंग्स निकालते हैं कंपाइलेशन, जी, ईयरली जी। कंपाइलेशन, जी, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, जो कि एक फुलफिलिंग फीलिंग देती है कि हाँ जो करंट है वो मैं कर चुका हूँ। जी, बाकी स्टैटिक्स से लिंक करके पढ़िए, आसानी होगी समझने में और आसानी होगी क्वेश्चन आंसर करने में। जी। अब बात कर लेते हैं मेंस पे। जी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेंस में जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4 4 पेपर होते हैं। जी एक ऑप्शनल ऐसे है। जी सबसे पहले आप थोड़ा जीएस के बारे में बताइए कि बच्चों को जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं, खासकर मेंस आंसर राइटिंग। जी मटेरियल तो बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन आंसर राइटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से स्टूडेंट बहुत परेशान रहता है। थोड़ा आप आंसर राइटिंग पे गाइड करिए बच्चों को। जी। जब आप मेंस पढ़ते, जो सिलेक्शन है वो मेंस पर ही डिपेंड है। जी, प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है, मेंस में इतने अच्छे मार्क्स हैं, जी, चांसेस आपके उतने ज़्यादा हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के। जी, तो जब मेंस की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दिया हुआ है। जी, आपको वो हमेशा अपने पास रखना है कि हाँ ये टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं जी, और मेरे पास इन टॉपिक्स के नोट्स होने चाहिए। जी, पहले आपके पास थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मेंस के करीब जाएंगे वो वन पेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, कि एक टॉपिक है तो आधे पेज में लिखा हुआ है। और क्यों? क्योंकि आपको पेपर से पहले रिवीजन का बहुत कम समय मिलता है और आपको बहुत जल्दी रिवाइज करना होता है। जी, तो आप कोशिश करिए कि जो सिलेबस है हर पॉइंट पर आपके पास नोट्स हों, जी, और जो पीवाईक्यू आए हैं पिछले 8-10 सालों जी, के, जी, उन पीवाईक्यू से मैप करते हुए करें। जैसे कोई टॉपिक लिखा हुआ है, 2 साल पहले उसके कॉस्ट पूछे गए थे, जी, कॉन्सिक्वेंस अब आपसे कॉन्सिक्वेंस पूछ सकते हैं, जी, सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, उसके पीछे बेसिक थ्योरी क्या है वो पूछ सकते हैं। जी, तो सिलेबस पीवाईक्यू लिंक करके और स्टैटिक को साथ रख के ही पढ़ें। जी, पीवाईक्यू आपके पास हमेशा होने चाहिए, जी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। जी, प्रीलिम जो पीवाईक्यू हैं और जो सिलेबस है वो आपके लिए कहीं न कहीं जो रास्ता दिखाने का काम है, जी, वो हमेशा वही करते हैं। जी, और फिर आता है आंसर राइटिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि पिछली साल मेरा सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे लगभग 6-7 क्वेश्चन छूट गए थे जी, और फाइनल मेरिट में मैं बाहर हो गया। जी, तो आप सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक पढ़िए और फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। जी, बिना पढ़े भी स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास मटेरियल नहीं है हुँ, तो फिर आंसर राइटिंग आप करेंगे कैसे, और डिमोटिवेट भी होंगे कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। जी, जी, तो आप बेसिक मटेरियल पढ़िए, उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें लिखिए। जी, अपने पीयर ग्रुप में आप दिखा सकते हैं, जी, आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं जी, कि क्या बेहतर हो सकता है, कहाँ पर आप डायग्राम लिख सकते हैं, जी, कहाँ पर आप कोई डेटा या फैक्ट वगैरह इनपुट डाल सकते हैं। जी, तो इस तरीके से आंसर राइटिंग ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप अभी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपको अपने आंसर अच्छे ना लगें, जी, कुछ समय बाद आपके आंसर्स कोई टॉपर आंसर बोला जाएगा। तो आप जी, जी, प्रयासरत रहिए, ठीक। अच्छा होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है ऐसे, बहुत जी चैलेंजेबल है। मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे जिनको तैयारी करते हुए 2-2 3-3 साल बीत जाते हैं, और जब भी जैसे कभी वो टेस्ट सीरीज़ लेने आते हैं कुछ भी, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने ऐसे लिखना सीखा? तो बोलते हैं सर हमें ऐसे लिखना नहीं आता। अब आप बताइए, जब तक वो ऐसे लिखना नहीं सीखे तब तक सिलेक्शन कैसे होगा? तो आप थोड़ा ऐसे पे भी एक बच्चों को स्ट्रैटेजी बताइए, कैसे ऐसे तैयार करें और कैसे जो है उसमें अच्छे नंबर लाए जा सकें। बिल्कुल ऐसे मेक एंड ब्रेक का काम करता है इस जर्नी में। जी, बहुत से लोग हैं इनके 60 मार्क्स हैं और वो 2-4 मार्क्स से चूक गए जी, फाइनल सिलेक्शन में। तो ऐसे के लिए अपने पास तो आपके पास जो दूसरे जीएस वगैरह हैं हुँ, उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जी, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप व्यू पॉइंट अपना देंगे, जी, पर जो एग्जाम्पल वगैरह है जी, वो आप दूसरे जीएस से ही लाएंगे। जी, कहीं आप हिस्ट्री से कोई चीज़ निकालेंगे, कोई जी, ज्योग्राफी से इनपुट जी, देंगे, कोई करंट से देंगे। तो हुँ, जीएस पढ़िए और उसके बाद आप अलग अलग डायमेंशन निकालिए। जब आप कोई ऐसे पढ़ते हैं जी, तो आप, एक बहुत कॉमन अप्रोच है पेस्टल अप्रोच, जो लगभग हर हर कोई देखता है जी, कि पॉलिटिकल देख लेंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लेंगे, हुँ, सोशल देख लेंगे, टेक्नोलॉजिकल देख लेंगे, जी, एनवायरमेंटल देख लेंगे, लीगल देख लेंगे। जी, तो इस तरीके से आप अलग अलग डायमेंशन निकालिए, वहाँ पर अपने व्यू पॉइंट दीजिए, एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करिए। क्योंकि जी, अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो वो लगने लगता है कि बस ही इज़ मेयरली क्लेमिंग। जी, आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। जी, और यही बोला जाता है कि जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं हुँ, तो उसमें काउंटर आर्गूमेंट भी दीजिए, जी, जी, जिससे कि एग्जामिनर को ये भी पता लगता है कि द पर्सन इज एबल टू थिंक इन बोथ द डायरेक्शंस, जी, कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ सोच रहा है। जी, तो ये करिए, काउंटर आर्गूमेंट दीजिए। हाँ, इंट्रो और कंक्लूजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हाँ लास्ट में। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं, जब एग्जामिनर, तो यही देखेगा कि इंट्रो क्या लिखा हुआ है, जी, जी, और आपका जैसा पहला इंप्रेशन बढ़ेगा हुँ, वो कहीं ना कहीं आपकी जी, जो जी, टोटल मार्क्स होंगे उस पर इम्पैक्ट डालेगा। जी, तो ये प्रैक्टिस करिए, जो जीएस के जीएस 1 2 3 4 का नॉलेज है आप उसे यूज़ कीजिए। जी। अब बात करते हैं ऑप्शनल की। आपको पता है ऑप्शनल चुनना एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है। स्टूडेंट लास्ट तक तैयारी कर लेते हैं और समझ में नहीं आता ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। जी तो आप थोड़ा बताइए ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, क्योंकि आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है। हमारे भी कई सारे स्टूडेंट सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिए हुए हैं और लेने की सोच रहे हैं। तो दोनों तरीका बताइए कि सबसे पहले ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए और जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए?
जी, मुझे ही अपना ऑप्शनल चूज़ करने में 2-3 सब्जेक्ट से गुजरना पड़ा था। जी पहले पॉलिटिकल साइंस सोचा मैंने, जी फिर मैंने पवेट सोचा, पवेट को पढ़ा भी, जी फिर इवेंचुअली सोशियोलॉजी पे आया। जी सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप के पास जो भी लिस्ट है 2-3 सब्जेक्ट्स की, जी मैं ये ले सकता हूँ, जी आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ के देख लीजिए। जी आपको जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जी आप उस तरफ जाइए। जी फिर आप कुछ पीवाईक्यू उनके देख लीजिए क्वेश्चन उठा के, जी कि आपको इन्हें देख के कैसा लग रहा है। जी क्योंकि इवेंचुअली आपको ही पढ़ना है और आपको ही लिखना है। जी और जो 500 मार्क्स हैं ऑप्शनल के, जी ये सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो बोलते हैं कि आप ऑप्शनल बहुत संभल के चूज़ कीजिए। इस बार मेरे ऑप्शनल में 280 मार्क्स हैं और कहीं न कहीं जो सिलेक्शन हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल ऑप्शनल का ही है जी मेरा। तो आप पढ़िए, समझिए, पीवाईक्यू देखिए, फिर वैसा लीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको ऑप्शनल चूज़ करने में, क्योंकि लोग जब बीच में बदलते हैं ऑप्शनल, तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जी आपको फिर से वही 3-4 महीने इनपुट देना है और फिर से आप सोचना पड़ेगा कि रिटर्न आएगा या नहीं। जी जी और बाकी सोशियोलॉजी का ऐसा है कि जब मैंने पढ़ा सोशियोलॉजी और उसके पीवाईक्यू देखे, तो एक पेपर तो मुझे ऐसा लगा कि यार बिना पढ़े भी मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ जी इसमें, जी क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है और समाज में हम सब रहते ही हैं, जी तो आप उस हिसाब से थोड़ा देख सकते हैं। जी और सोशियोलॉजी, फिर से वही बात बोलूँगा मैं कि जो पीवाईक्यू हैं, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। आप पिछले 8-10 सालों में पीवाईक्यू पे चले जाइए, मेंस में आपको एक अच्छा खासा चंक ऑफ जी जी क्वेश्चंस जी वहीं से रिपीट दिखेगा आपको पीवाईक्यू से। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। आपको पता है कि लास्ट कई सारे स्टूडेंट मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। आप थोड़ा बताइए कि स्टूडेंटों को इंटरव्यू के दौरान किस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए और शुरुआत में जब तैयारी कर रहे हो तो कैसे इंटरव्यू की तैयारी साथ में ही लेके करें, और थोड़ा आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, जी, इंटरव्यू क्या है वो आपको जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जी आप कहीं बहुत एक्सट्रीम पर्सन तो नहीं है, क्योंकि आपको समाज में काम करना है। जी तो आपको दोनों पक्षों की बातों को, या जितने भी पक्ष हैं, सबकी बातों को लेकर एक साथ चलना होगा। हम्म, तो जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो हम्म, आप उसे खुद ऐसे समझिए कि आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें। जी क्योंकि अगर आपसे कोई बेसिक सवाल पूछा इंटरव्यू में और आपने उसका जवाब नहीं दे पाया, हम्म, तो ये बहुत नेगेटिव आपके उसमें जाएगा जी कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये भी नहीं मालूम है। जी बाकी जब आपका मेंस क्लियर होता है, जब रिजल्ट आता है, हम्म, तो एक सर्कल बन जाता है जो लोग मेंस क्लियर करते हैं, जी कि आप साथ में आ गए हैं कुछ दोस्त और आप डेली डिस्कशन कर रहे हैं। हम्म, कोई न्यूज़ अगर उसमें न्यूज़ कोई टॉपिक न्यूज़ में है, तो आप उस पे बात करेंगे। 4 लोग बैठ के अगर बात कर रहे हैं, तो 4 व्यू पॉइंट हैं। जी आपको लगेगा कि आपका व्यू पॉइंट ठीक है, सामने वाले को लगा उसका ठीक है, पर दोनों के ही नॉलेज में कहीं न कहीं इंक्रीज़मेंट होगा। ठीक तो ये चीज़ जो पीयर ग्रुप है, जो पीयर डिस्कशन है, आप मॉक इंटरव्यू देते हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में, जी आप मॉक इंटरव्यू देंगे अपने दोस्तों में भी, जी कि वो आपसे 5 सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ी नॉर्मल-सी आती है कि आप थोड़े नॉर्मल हो जाती हैं कि लोगों के सामने बोलना कैसे है। और कहीं न कहीं जो वैल्यू एडिशन है आपके आंसर्स में, वो आपको यही बताएँगे कि इस सेंटेंस को किस तरीके से अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो पीयर डिस्कशन है, जो ग्रुप डिस्कशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इंटरव्यू में। जैसा कि आपने देखा कि अभिषेक जी ने लगभग सारी स्ट्रेटजी आपसे शेयर की। अब जो है पल्लव वाइस स्पेस एकेडमी के स्टूडेंट जो है आपसे मिलने की कई बार उम्मीद दिला चुके हैं, और उम्मीद करते हैं अभिषेक जी को जो है हम कोचिंग में भी एक सेमिनार जो है करवाएंगे आपका, ताकि बच्चों को गाइडेंस हो सके। तो पल्लव वाइस स्पेस एकेडमी के स्टूडेंटों को आप थोड़ा सा कुछ संदेश दीजिए अपना। जी, मेरा संदेश यही है कि एग्ज़ाम थोड़ा लॉन्ग है, कभी-कभी क्रूअल भी हो सकता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो ईमानदारी से करते रहें, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपको मालूम है। और आप जब ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। बाकी जो गुरुओं का मार्गदर्शन है, उसे हमेशा साथ लेकर चलें, उनका जो आशीर्वाद है, साथ लेकर चलें। और जो तैयारी है, उसके लिए आपको सबको बहुत बेस्ट विशेज़। उम्मीद है कि आज मैं बोल रहा हूँ, कल मेरी जगह आप बोलेंगे यहाँ पर, और आगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो अभिषेक जी के साथ हमने बातचीत की और इनकी पूरी यात्रा हमने जानी, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है कोचिंग में एक आपका छोटा सेमिनार हो, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। ठीक है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। बहुत धन्यवाद। और जो है आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, एक शानदार अधिकारी बने। जी, और हाँ, एक प्रश्न और है, क्या आप नेक्स्ट ईयर अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए आगे कुछ प्लान बना रहे हैं अभी? जी, मैं बिल्कुल बना रहा हूँ और उम्मीद है रैंक इम्प्रूव होगी भी। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभिषेक जी जो है रैंक इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज़रूर हो। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम बढ़िया जो है रैंक इनको प्रोवाइड हो, ताकि हम फिर इनके साथ मुलाकात कर सकें और जो है
बच्चों का मोटिवेशन बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, पल्लव आईपीएस एकेडमी की तरफ से और खासकर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, और आपसे आपकी आपका- सफलता में जैसे मेरी आपकी माताजी से बात हुई तो मुझे लगता है कि आपकी माताजी का आपकी तैयारी में बहुत बड़ा रोल रहा है। जी जी, माँ बाप माता जी ने तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे लगा कि माता जी को तो सारा सिलेबस तक पता है। आप सोचो, मेरी बातचीत आधा घंटे माता जी के साथ हुई, उन्होंने यूपीएससी का लगभग टोटल सिलेबस पता है। और अभी तक जितने भी मैं मतलब बच्चों से मिला हूँ, उनके इतनी नॉलेज मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। माता जी को सारा सिलेबस पता है, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, ऑप्शनल का, और माता जी को ये तक पता है कि कितना पढ़ना है। मुझे लगता है कि इनकी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो माता जी का है।